एनसीईआरटी। पहला चैप्टर है रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो रिसोर्स कहलाता है। ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट रिसोर्स है कि नहीं कैसे पता लगेगा? एक तो उसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए, उसको प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें। और तीसरी चीज, कोई ऑब्जेक्ट यूजेबल और उसकी यूटिलिटी कैसे होगी? डेफिनेटली उसकी कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब वैल्यू से क्या समझ में आता है? वैल्यू भी दो तरीके की हो सकती है। किसी चीज की वैल्यू दो तरीके की हो सकती है। एक इकोनॉमिक वैल्यू और दूसरी नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू में फॉर एग्जांपल आपका कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सारी चीजें मार्केट में बिक सकती है। अगर आप इनको बेचने जाओगे तो आपको इसके पैसे मिलेंगे, तो इनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है। नॉन इकोनॉमिक वैल्यू में फॉर एग्जांपल जो हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे रोड पे प्लांट्स हैं, उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यू है। क्या वैल्यू है? हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कुछ वैल्यू है। ठीक है। तो रिसोर्सेज की वैल्यू होती है, इट डजेंट मैटर कि इकोनॉमिक वैल्यू है या नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है। रिसोर्सेज क्या है? यूजेबल है और उनकी कुछ यूटिलिटी है। और रिसोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? रिसोर्स कोई ऑब्जेक्ट जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में हम बात करें, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जिनमें लोग होम रेमेडीज शेयर करते हैं। लेकिन ये होम रेमेडीज पहले इनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज देखा जाए तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। यानी कि टाइम और टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो चीजें ऐसी हैं जो रिसोर्सेज की वैल्यू को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। ठीक है। टाइम यानी कि पहले जो होम रेमेडीज थी, दादी माँ के नुस्खे थे, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज टाइम बदला, टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आने से फॉर एग्जांपल हमारा यूट्यूब ही आया, तो ये चीजें वहां पर डलने लगी, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। तो टाइम और टेक्नोलॉजी क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं रिसोर्सेज की वैल्यूज को। अब हम बात करते हैं कि क्या ह्यूमन एक रिसोर्स है? डेफिनेटली ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, हम लोग भी एक रिसोर्स हैं। अगर एक इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ इंसान है, ठीक है, वो कम रिसोर्सफुल होगा और एक पढ़ा लिखा इंसान होगा वो ज्यादा रिसोर्सफुल होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस के आइडियाज होते हैं, जो भी उनकी डिस्कवरीज होती हैं, वो फर्दर रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ा देते हैं। यानी कि किसी चीज को क्या कर देते हैं? उसकी यूटिलिटी बढ़ा देते हैं, उसका यूज बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन भी क्या करते हैं? मोर रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो रिसोर्सेज। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज की। इसकी टाइप ऑफ, कितने टाइप के? टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हम तीन टाइप के रिसोर्सेज लेते हैं। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, देन आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन इटसेल्फ। तो नेचुरल में हम लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको एज इट इज यूज किया जा सकता है। ऐसे रिसोर्सेज जिनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, नो नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। तब वो एज इट इज यूज किए जा सकते हैं। बात की जाए नेचर से हमें क्या मिलता है? एयर एक रिसोर्स है, लेक्स रिसोर्स है, प्लांट रिसोर्सेज हैं, सोयल एक रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। तो जो मिनरल्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सम टाइम नेचुरल रिसोर्सेज में भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, बट बहुत सारे रिसोर्सेज में जैसे एयर है, लेक है, प्लांट है, इनमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमें नेचर से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं?
जिनको ह्यूमन खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल सोइल, मिट्टी से क्या किया उसने, ईंटें बनाई, ईंटों से क्या बनाया, घर बनाया, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई। मिनरल, लोहा आपको, आयरन आपको मिला, कॉपर आपको मिला, गोल्ड आपको मिला, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन ह्यूमन ने क्या बनाया, गोल्ड से ज्वेलरीज बनाई, आयरन से बड़े बड़े तार बनाए, ठीक है, कॉपर के तार बनाए, देन इलेक्ट्रिसिटी बनाई। देन आपका जो ह्यूमन इटसेल्फ एक रिसोर्स है, अगर वो एजुकेटेड है, ठीक है, उसके पास स्किल है, वो मोर रिसोर्सेज जनरेट कर सकता है। उसके आइडियाज भी एक रिसोर्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो लेवल ऑफ, कैटेगराइज कर रहे हैं हम इनको लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज पे, एंड यूज पे। ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी ना पढ़ना चाहो तो आपका काम चल सकता है, क्योंकि जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इस लेक्चर में आपकी कवर की जा रही हैं, ये आप एनसीईआरटी पढ़े बगैर भी आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज पे, दूसरा ओरिजिन पे, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक पे, ठीक है। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज का क्या मतलब है, यानी कि रिसोर्सेस किस लेवल पर डेवलप किए जा रहे हैं या यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक एक्चुअल रिसोर्सेस, ठीक है, और दूसरा आपका पोटेंशियल रिसोर्सेस। आपको इनका मीनिंग पता होना जरूरी है, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी पता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमें ये पता है ये कितने अमाउंट में है, क्वांटिटी पता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है इनको एक्सप्लोर करने के लिए, और ये अभी यूज किए जा रहे हैं, तो वो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपर है, आयरन है। कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट में, और ना ही हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है इनको एक्सप्लोइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे विंड एनर्जी है, कुछ 100 साल पहले विंड एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल रिसोर्स थी, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी इसको यूज करने के लिए। लेकिन आज विंड एनर्जी हमारी क्या बन गई, एक्चुअल रिसोर्स बन गई। क्यों, क्योंकि आपके तमिलनाडु और गुजरात में आपने देखा होगा कि विंड जो एनर्जी है उसको एक्सप्लोइट करने के लिए विंड मिल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअल रिसोर्स बन गई। लेकिन कुछ टाइम पहले क्या थी, पोटेंशियल रिसोर्स थी। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं, जिनकी क्वांटिटी हमें राइट अमाउंट में नहीं पता और जिनके लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी फिलहाल नहीं है, बट इन फ्यूचर हम इनको यूज करेंगे। एक्चुअल रिसोर्सेज को हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। अब हम आते हैं ओरिजिन पर। ओरिजिन का क्या मतलब है, यानी कि हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं, ओरिजिन मतलब कहाँ से मिल रहे हैं, यानी कि बायोटिक है या फिर एबायोटिक है। बायोटिक कौन से, जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल। आपको मिल्क मिलता है एनिमल से, जो वुलन है वो भी आपको एनिमल से मिलता है, प्लांट से आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। एबायोटिक, एबायोटिक में आपका क्या हो गया, जो आपका कॉपर है, ठीक है, जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, सोइल है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, एबायोटिक हो गए ओरिजिन के आधार पर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक की, यानी कि क्या ये सब जगह प्रेजेंट है या फिर कुछ जगह पर ही प्रेजेंट है, यूबिक्विटस है, यूबिक्विटस है या फिर लोकलाइज्ड है। यानी कि यूबिक्विटस मींस जो सब जगह प्रेजेंट है, एयर सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो कॉपर है या फिर जो मेटल्स हैं वो सब जगह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कॉपर है, मेटल्स है, यूरेनियम्स है, वो किसी किसी जगह प्रेजेंट है, जैसे यूरेनियम है लद्दाख में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स क्यों है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक, यानी कि अगर सब जगह है जैसे कि एयर,
तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज हैं। एंड अगर लोकलाइज्ड है यानी कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कॉपर है, मेटल है। अब आपकी बात आती है कितने अमाउंट में, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहाँ कहाँ पर है, और स्टॉक यानी कि कितने अमाउंट में है। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं आपके, हम उनको एक और कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये तो हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया, लेकिन एक और कैटेगरी में बांट सकते हैं, रीन्यूएबल। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल यानी कि जल्दी ही, जैसे आपका एयर है जो नहीं खत्म होगी, वाटर है, ठीक है, सोइल है, ये आपके क्या है, रिन्यूएबल है। ये आपके क्या होंगे, एयर है यानी कि आपने यूज किया फिर से बन गई, वाटर है आपका रिन्यूएबल है, जो कि एक साइकिल के बाद दोबारा से प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज दोबारा से क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो वो ऐसे रिसोर्सेज जिनको थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमें उनको कंजर्व करके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन एक वर्ड है, और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2 वर्ड आपको पता होना चाहिए, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज करना। हम केयरलेसली यूज करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है हमारा क्या था, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज था, लेकिन आज के टाइम में वाटर क्राइसिस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पर पानी मिलता ही नहीं है, फ्रेश वाटर हमारा सिर्फ 3% है। ठीक है, तो उस 3% में भी हमारा काफ़ी है, रिन्यूएबल था, लेकिन आज के टाइम में उसको इतना ज़्यादा केयरलेसली यूज़ किया जा रहा है कि वो रिन्यूएबल नहीं रहेगा हमारे पास। कहा जाता है कि जो नेक्स्ट वॉर होगा वो वाटर पर ही होगा। ठीक है, तो हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दूसरा, हमें उनको रिन्यू होने का टाइम देना चाहिए। यहाँ पे हम मिट्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो सोइल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोइल्स होती हैं, हम उसमें अपनी फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। क्रॉप्स एक तो हम रोटेशन में उगाते हैं, एक बार गेहूं उगा दिया, एक बार चावल उगा दिया, फिर दूसरा कुछ महीने के लिए हम उसको खाली भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में वो क्या कर लेती है, अपनी फर्टिलिटी को क्या कर लेती है, रिन्यू कर लेती है। तो हमें रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना, ये रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, रिसोर्सेज का यूज करना प्रेजेंट में, लेकिन वाइल कीपिंग टेक केयर ऑफ द फ्यूचर नीड्स। प्रेजेंट में रिसोर्सेज का यूज करना, लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि यही रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन को भी काम में आएंगे, तो उनको ध्यान से जुडिशियसली यूज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये टर्म मिल ही जाएगी उसमें, डेली न्यूज़पेपर में, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा एक बहुत ही बड़ा इशू है आज के टाइम में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कहा जाता है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कहाँ से करते हैं, नेचर से ही करते हैं। जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, ह्यूमन क्या है, एक अपने आप में रिसोर्स है, वो दूसरे रिसोर्स क्रिएट करता है। कहाँ से क्रिएट करता है, नेचर से क्रिएट करता है। तो नेचर से जो रिसोर्सेज ले रहा है उनको सस्टेनेबली डेवलपमेंट करना चाहिए, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कमी पड़ जाए। तो रिसोर्सेज को यूज़ करना प्रेजेंट में, फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये हमारा एनसीईआरटी के जो पहला चैप्टर था रिसोर्स, उसके जितनी भी टर्म्स थी आपकी वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो गई हैं। अब हम इस चैप्टर के जो लास्ट में क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद जो आपके एमसीक्यू दिए हैं वो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया था कि
कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक तो यूबिक्विटस है और दूसरा लोकलाइज्ड है, यानी कि एक सब जगह प्रेजेंट है और दूसरा किसी किसी जगह पर प्रेजेंट है। तो एयर जो था हमारा सब जगह प्रेजेंट है क्योंकि हम सांस लेते हैं। सो कॉपर है, आयरन है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड है, ऐसा अनइक्वल क्यों है, सब जगह क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि कितनी ऊंचाई पर है, वहाँ का क्या क्लाइमेट है, वहाँ कैसे पहाड़ हैं, क्या किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, और वहाँ का कितनी ऊंचाई है, कितना एल्टीट्यूड है। ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। कहीं पे ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, कहीं पे टेम्परेट एरियाज़ हैं, तो कहीं पर आपके पोलर एरियाज़ हैं जहाँ पे जो ठंड एरिया है। ठीक है। तो इसीलिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो अलग अलग है, अनइक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? आई होप कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना रिप्लेनिश होने के लिए, रिन्यू होने के लिए। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो दूसरे बाकी रिसोर्सेज को क्या करता है, और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करता है। अगर ह्यूमन लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा होगा और उसके पास स्किल होगा तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा डिस्कवरी, ज़्यादा आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक इलिटरेट, एक अनपढ़ इंसान बिल्कुल ही रिसोर्स नहीं होता, वो भी अपने इनफॉर्मल सेक्टर में, खेती में काम करता है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन अगर उसके पास स्किल होगा तो वो ज़्यादा बेटर वर्क कर पाएगा, ज़्यादा इकोनॉमी को बढ़ा पाएगा। ठीक है। अब व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आज का टाइम हम जो यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए जो हमें कंजर्व करना है, उसमें हमें बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन आल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है, सो इसलिए इसको आप एग्जैक्ट डेफिनेशन भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें सभी फॉर्म ऑफ लाइफ की। फॉर एग्जाम्पल, एक भी लाइफ अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तो फूड चेन खराब हो जाएगी। फूड चेन खराब होगी तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, और उनकी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें डेवलपमेंट करना चाहिए किस तरीके से, जो कि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाए। कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन बहुत कम करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को अपने बस बेनिफिट के लिए, अपने बिजनेस यूज़ के लिए। तो एटीट्यूड, जो पर्सनल एटीट्यूड है वो चेंज होगा तो ही एनवायरमेंटल इश्यूज हैंडल होंगे। अनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, जैसे कि चिपको आंदोलन एक था, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक है। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी ही अगर अपने एनवायरनमेंट को, जो आसपास के रहने वाले लोग अगर एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में वर्क करेंगे तो जो एनवायरनमेंट होगा जल्दी हेल्दी होगा। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर टिक द करेक्ट करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेक्स सब्सटेंस रिसोर्स? सब्सटेंस को रिसोर्स इनमें से कौन नहीं बनाता? डेफिनेटली यूटिलिटी होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की, वैल्यू भी होनी चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी है। ठीक है। अब जो फॉर एग्जांपल जो सी, बहुत ज़्यादा वाटर है अपनी अर्थ पर, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी है, लेकिन क्योंकि वो साल्टी वाटर है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसकी वैल्यू नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, इसीलिए क्वांटिटी जो है किसी को रिसोर्स नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, मेडिसिन किसने बनाई? ह्यूमन ने। यहाँ पे पूछा हुआ है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है। स्प्रिंग वाटर, झरने का जो वाटर है वो नेचुरल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो भी नेचुरल है। तो ह्यूमन मेड जो मेडिसिन बनी, बेशक वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनी, लेकिन किसने बनाई? ह्यूमन ने बनाई, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कंप्लीट द स्टेटमेंट,
बायोटिक रिसोर्सेज आर, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज का मैंने बताया था। पोटेंशियल वो जिनको फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा और हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एक्चुअल रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी पता है, जिनको हम अभी यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देन ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।